प्लांट हमारा क्या करता है, एटमॉस्फेयर से, एयर से CO2 एब्जॉर्ब करता है, वाटर, ये वाटर यहां से नहीं इधर से आएगा, H2O है ना, और लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होगा, ये आपने जस्ट अभी पीछे ही चैप्टर में पढ़ा है। क्या बनेगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, शुगर की सिंथेसिस होएगी। अब ये जो ग्लूकोज बना, ठीक है, यही जब सेलुलरली हमारा इसका ब्रेकडाउन किया जाए, यहां पे क्या हुआ, जो रेडिएशन एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी गई या बॉन्ड एनर्जी में कन्वर्ट कर दी गई। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ, ये रेडिएशन एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना, बॉन्ड एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब ये केमिकल एनर्जी जो स्टोर हुई, इसी केमिकल एनर्जी को सेल इस्तेमाल कर सकता है, या हम बोले तो लिविंग सिस्टम इसी एनर्जी का यूज कर सकता है। कोई भी लिविंग सिस्टम है, चाहे वो कोई प्लांट है, कोई एनिमल सेल है, कोई माइक्रोबियल सेल है, सभी को ये बॉन्ड एनर्जी ही चाहिए, वो रेडिएशन एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इवन प्लांट सेल इटसेल्फ, प्लांट सेल मैन्युफैक्चरर है इस बॉन्ड एनर्जी का, शुगर का। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेडिएशन एनर्जी यूज करता है अपने मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म के लिए दे आल्सो यूज दिस केमिकल एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी जो उन्होंने स्टोर किया। इनके पास स्पेशल क्या है, दे हैव फोटो सिस्टम या पिगमेंट्स दैट कन्वर्ट दिस रेडिएशन एनर्जी इनटू बॉन्ड एनर्जी। ये अलग है, ये और किसी के पास नहीं है, इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, ऑटोट्रॉप्स। इनको क्या बोला, ऑटोट्रॉप्स, जो बॉन्ड एनर्जी से अपना मेटाबॉलिज्म और सब सारे जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो चलाते हैं, और वो बॉन्ड एनर्जी जो प्लांट्स बनाते हैं बॉन्ड, उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। इसलिए उनको हमने नाम दे दिया हेटेरोट्रॉप्स। हम सब हेटेरोट्रॉप्स हैं, ठीक है। इनमें क्या करते हैं, ये जो बॉन्ड बना है, ग्लूकोज आपका कितने कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन का कंपाउंड है। ये जो 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड बने हैं, 5 बने हैं, इन्हीं बॉन्ड्स को फिर से ब्रेक किया जाता है। जो एनर्जी यहां स्टोर थी वही एनर्जी रिलीज करके आपका एसिमिलेटरी पावर ATP का सिंथेसिस किया जाता है, एंड दैट यूजेस बाय लिविंग सिस्टम। तो बॉन्ड एनर्जी को फिर से ब्रेकिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड, या इसी को हम ऑक्सीडेशन बोल देते हैं, और ATP सिंथेसिस, इसी को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आपने ये वाला इस कहानी तो पढ़ लिया इतना, फोटोसिंथेसिस। अब ये पढ़ने जा रहे हो कार्बन कार्बन बॉन्ड का ब्रेकिंग एंड ATP सिंथेसिस। 2 वर्ड हमने यूज करना सीखे हैं, एक ब्रीदिंग, एक रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग का मतलब समझ आ रहा है, गैसेस एक्सचेंज। रेस्पिरेशन का हम मतलब ये समझते हैं, दैट इज अ गैसेस एक्सचेंज। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्चुअली रेस्पिरेशन इज अ कॉमन वर्ड दैट कंप्राइजेस ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या क्या, आप गैसेस एक्सचेंज करोगे, आपके सेल तक गैस, वो ऑक्सीजन जाएगी, सेल में ये ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ATP का सिंथेसिस, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। गैसेस एक्सचेंज इज द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ लिया। अब हम यहां पढ़ेंगे ये कार्बन कार्बन बॉन्ड का ब्रेकिंग एंड ATP सिंथेसिस। चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, सब में इसी तरह से बॉन्ड ब्रेक होता है, ATP बनता है। हम पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, यहाँ चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ प्लांट सेल में ऐसे एनर्जी बनता है, यही सेम प्रोसेस आपके एनिमल सेल्स में भी चलता है, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लेवल पर सब सेम है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन में, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल। सेल के अंदर जब ये प्रोसेस चलता है तो लीडिंग टू रिलीज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो आपको एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है,
एंड दैट कंसिडरेबल अमाउंट को ट्रैप कर लिया जाता है एटीपी सिंथेसिस में, एंड दिस इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। जो बॉन्ड बना था उसको ब्रेक करा, जो एनर्जी रिलीज हुई उसको ट्रैप करा, किसमें, क्या यूज करा, टू सिंथेसाइज एटीपी, एक एनर्जी हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल, एनर्जेटिक मॉलिक्यूल, और उसी को अपन ने क्या नाम दे दिया, सेलुलर रेस्पिरेशन। कहां होता है, कैसे होता है, वो हम सब आगे देखेंगे। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन विद इन द सेल, ऑल एनर्जी कंटेन इन कंपाउंड्स इज नॉट रिलीज्ड इन सिंगल स्टेप। जो हमने ये रिएक्शन पढ़ा हुआ होता है, कई बार ये रिएक्शन हमें पढ़ाया गया होता है कि ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक करता है, किसमें, CO2 प्लस वाटर प्लस किसमें, एनर्जी। ये रेस्पिरेशन का हमने रिएक्शन पढ़ रखा है ना, यहां भी 6 आ जाएगा। तो ये रिएक्शन हमने रेस्पिरेशन में पढ़ रखा होता है। ये कोई सिंगल स्टेप का रिएक्शन नहीं है, जैसे हमने फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ रखा था, CO2 प्लस H2O ग्लूकोज बन जाता है, ऑक्सीजन निकलता है ना। कोई वो सिंगल स्टेप का रिएक्शन तो नहीं था, वो आपको क्लियर हो गया। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, साइक्लिक, सारा कुछ हमने देख लिया है ना। सेम एज इट इज, दिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये भी मल्टी स्टेप रिएक्शन है। वो हम देखते हैं कितने स्टेप का रिएक्शन है। बिकॉज इन सिंगल, इफ द कंप्लीट एनर्जी इज रिलीज, इट मे बी कन्वर्टेड इनटू हीट। अगर ये सिंगल स्टेप का रिएक्शन होता, सिंगल स्टेप में सारी एनर्जी निकाल दी जाती, तो वो हीट में ही कन्वर्ट हो जाता। सो द एनर्जी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज रिलीज अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन। इसलिए इनको नेचर ने इस तरह से सेट किया है कि एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है, धीरे धीरे वो रिएक्शन चलती है और थोड़ी थोड़ी एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी का यूज कर सकते हैं तब किसमें, एटीपी सिंथेसिस में कर रहे हैं। नहीं तो सारी एनर्जी आपकी हीट के फॉर्म में बाहर चली जाती, ठीक। और ये भी कंट्रोल्ड रिएक्शंस हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं सारी, है ना। इज ट्रैप्ड इन अ केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो एनर्जी रिलीज होती है स्टेप बाय स्टेप में, वो एटीपी के तौर पर उसको स्टोर कर लिया जाता है। दस एटीपी दस सिंथेसाइज्ड इज ब्रोकन डाउन वेयर व्हेनेवर या वेयरएवर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। जब भी, जहां भी आपके सेल को एनर्जी की जरूरत होती है, वही एटीपी ब्रेक कर दिया जाता है। उसी एटीपी से जो एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी फिर यूज करा जाता है। इसलिए ये जो एटीपी है, दैट एक्ट एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे आपके पास पैसे हैं, आपको क्या खरीदना है, जो भी कुछ खरीदना है, वो आप करेंसी देते हो, वो चीज परचेज करते हो, दैट इज अ लाइक दैट, ठीक है। तो ये आपको इनका कुछ ये मीनिंग है। अब कौन कौन से कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करा जाता है सेल में और रिलीज करा जाता है एनर्जी को, तो उनका सीक्वेंस भी आई थिंक बायोमोलिक्यूल से ही मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, उनको बोला जाता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। क्या बोलोगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। जिन सब्सटेंसेस को रेस्पायर करा जाता है, ऑक्सीडाइज करा जाता है, उनको क्या बोलोगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारा मेनली कार्बोहाइड्रेट है। मेनली कौन है, कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा प्रोटीन एंड कुछ ऑर्गेनिक एसिड और फैट भी हो सकते हैं। और सीक्वेंस क्या हमने आपको सिखाया, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, फिर प्रोटीन। सबसे लास्ट में अगर आपकी बॉडी में ये दोनों चीजें खत्म हो जाती हैं, तब प्रोटीन इस्तेमाल होता है। अगर जब तक कार्बोहाइड्रेट है, तब तक फैट और प्रोटीन एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं यूज किया जाता। बात समझ आ गई। अब कंपोजिशन वाइज देखोगे तो ये भी आपने पढ़ रखा है। सेलुलरी या हम लिविंग सिस्टम में देखें तो सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है कंपोजिशन में, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और सबसे कम फैट होता है। यही है, यही पढ़ा हुआ है बायोमोलिक्यूल्स में, सेल का कंपोजिशन में देखा है, ठीक है। तो ये उसी कंपोजिशन वाइज देखो यूज भी है उनका। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का सब ज्यादा प्रोटीन है, लेकिन यूज सबसे ज्यादा सबसे पहले कौन, कार्बोहाइड्रेट। क्यों, उसका रीजन भी हमने आपको समझा दिया था जब कार्बोहाइड्रेट और फैट पढ़ा था। क्या रीजन था, इजिली इनको ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। इनको ऑक्सीडाइज करना ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड करता है, इसलिए ये
प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है। देखो यहां पे क्या लिखा है, प्राइमरीली कार्बोहाइड्रेट, मेनली ग्लूकोज, जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज के फॉर्म में ही कन्वर्ट करके आर एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज द कार्बोहाइड्रेट। कौन है? कार्बोहाइड्रेट। इन द एब्सेंस और लेस अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कैन बी फैट और प्रोटीन। तो सीक्वेंस याद रहेगा, ठीक है, और रीजन भी याद रहना चाहिए। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट देखो, अब आपको यहां पे एक वर्ड है, ये आपको समझना है, ये कंपैरिजन देखना है। अब आपको ना एक मशीन वर्ड जो समझा हुआ है वो आपको देखो कितना एक्यूरेट, कितना एफिशिएंट नेचुरल सिस्टम होता है। ये कार्बोहाइड्रेट का ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू लिखा हुआ है और फिजियोलॉजिकल वैल्यू लिखा हुआ है। मतलब क्या हुआ कि जब हम कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम को कैलोरी मीटर में कंप्लीट ऑक्सीडाइज करते हैं, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करते हैं, तो कितनी एनर्जी निकलती है बाहर? ये आर्टिफिशियली 100% कितनी एनर्जी निकलती है? दैट इज द 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम ग्लूकोज को बर्न करा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा, तो इतनी एनर्जी निकलती है। और वही जब हमारा कोई लिविंग सिस्टम में वो बर्न होता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, तब एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है कितना? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। कितना एफिशिएंट है? एरर कितना है? 0.1 का। कितना? 0.1 का। अब आपके मशीन्स की बात कर लें, जो हम अपने आर्टिफिशियल वर्ड में जो हम मशीन्स इस्तेमाल करते हैं, इंजन की बात कर ले, तो मोर देन 80% वो हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस करता है। 70-80% हीट के फॉर्म में लॉस होता है। 10-20% हम अपने मैकेनिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, बाइक का इंजन है, आप फ्यूल उसमें डालते हो, वो फ्यूल बर्न होता है। फ्यूल बर्न होने में जितना एनर्जी निकलता है, उस एनर्जी का, कंप्लीट एनर्जी का इस्तेमाल वो चलाने में ही नहीं होता, वो व्हीकल को चलाने में ही नहीं होता। इंजन पहले 70-80% वो खुद को हीट करने में खर्च कर देता है। हीट होते ही, हीट के फॉर्म में वो लॉस हो जाता है। जब इंजन चलता है तो टच करते ही देख लो कितना हीट हो जाता है। और इस एनर्जी को हमने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे तो काम किया है, इसको बोलते हैं एफिशिएंट इंजन बनाना। उसके साथ साथ टेम्परेचर कम करने के लिए देखो हमने कई सेटअप्स भी लगा रखे होते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा, वो रेफ्रिजरेटर वो लगाते हैं, क्या होता नहीं, रेडिएटर। इंजन में रेडिएटर पहले लगता था, अब कूलेंट डलता है कि वो टेम्परेचर रेगुलेट करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, टेम्परेचर को मिनिमाइज करता है। ये हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम है। 10-20% भी हम इस्तेमाल एनर्जी नहीं, जितना हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करके यूज नहीं कर पाते। और यहाँ मुझे लगता है कि मोर देन 90% एनर्जी यूज होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो ये है नेचर का मशीन। सेल इज द मशीन ऑफ नेचर, जो हम आर्टिफिशियली नहीं बना सकते। ठीक है। प्रोटीन को देखो, जब हम 1 ग्राम प्रोटीन को बर्न करते हैं आर्टिफिशियली, तो उसका कितना एनर्जी निकलता है? 5.65 किलो कैलोरी। और जब वो सेल में बर्न करा जाता है तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिलता है। तो इधर एरर कितना का हो गया? 1.65 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये आपको वैल्यू ध्यान रखनी है। इधर कितने का एरर हुआ? एक ये रीजन भी है कि कार्बोहाइड्रेट को ही इस्तेमाल किया जाता है। 0.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। इधर देखना, फैट को बर्न करने पे एनर्जी 9.45 टोटल वैल्यू हमें मिलती है, सेल में 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो 0.45 किलो कैलोरी एनर्जी का यहां पे भी एरर है। अब इन तीनों सबस्ट्रेट में सबसे मिनिमम एरर किसके साथ है? कार्बोहाइड्रेट के साथ। तो हम इसको एज अ मेन फ्यूल इस्तेमाल करें कि प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को? ऑब्वियसली प्रोटीन को, सॉरी कार्बोहाइड्रेट को। तो और उसके एरर के बेसिस पर देखो तो सीक्वेंस वाइज सेकंड फैट आ जाएगा, थर्ड पे। तो सीक्वेंस में इसी सीक्वेंस में सेल ने अरेंज करा है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, फिर ये भी एक रीजन है।
ठीक है, बात क्लियर हुई? चलो, अब जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का सीक्वेंस है, द सीक्वेंस ऑफ यूज ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमने पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट, सेकंड पे फैट, थर्ड पे प्रोटीन। ऑर्गेनिक एसिड सच एज मैलिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ये जो कुछ एसिड बनते हैं, कैन बी यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन सम प्लांट्स अंडर सर्टेन कंडीशन। ये नॉर्मली नहीं होता, कुछ कंडीशंस में कुछ एसिड प्लांट सेल इस्तेमाल करते हैं एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ये याद रखना है। अब उसके बाद दूसरा जो पॉइंट हमें पढ़ना है, फीचर ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या क्या फीचर है? हमने फोटोसिंथेसिस को क्या बोला था? फोटोसिंथेसिस इज द एनाबॉलिक पाथवे। कैसा पाथवे है? जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में। अब हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, तो हमें ये वाली रिएक्शन देख के तो ये लग रहा होगा कि ये तो कैटाबॉलिक पाथवे है। एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किस में ब्रेक हो रहा है? सिंपल में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। लेकिन क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है। इसको हम अगर बोलना चाहे तो क्या बोल देंगे? कैटाबॉलिक पाथवे है, कैटाबॉलिज्म है। ये कैसा रिएक्शन है? कैटाबॉलिज्म है। लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द एम्फीबोलिक पाथवे। फीचर में पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है। कैसा प्रोसेस है? एम्फीबोलिक प्रोसेस है, एम्फीबोलिक रिएक्शन है। अब एक नया वर्ड आ गया, आपने पढ़ा था एनाबोलिक प्रोसेस, जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल किसमें? कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा कैटाबोलिक प्रोसेस, जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल में कन्वर्ट करा जाता है। अब ये आ गया तीसरा, एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे तब हम बोलेंगे जब दोनों रिएक्शंस चलती है, एनाबोलिज्म एज वेल एज कैटाबोलिज्म। मतलब रेस्पिरेशन जो है, सेलुलर रेस्पिरेशन है, वो उसमें कुछ जो सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं, सम रिएक्शंस आर कैटाबोलिक इन नेचर एंड सम आर एनाबोलिक इन नेचर। इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन को एम्फीबोलिक प्रोसेस बोला जाता है, इसके बजाय कैटाबोलिक प्रोसेस। ये नहीं बोलना चाहिए। आप अभी तक यही बोलते हो दैट इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस, लेकिन अब क्या बोलोगे? एम्फीबोलिक पाथवे। अभी इसका प्रूफ आपको मिलेगा बिल्कुल लास्ट में, एट द एंड ऑफ चैप्टर। अभी ये स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक है? रीजन क्या है? कार्बन स्केलेटन इंटरमीडिएट्स ऑफ जो रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन चलता है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ब्रेक होते हैं, उनके कुछ बीच के कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, वो जो रेस्पिरेशन के दौरान बनाए जाते हैं, वो प्रिकर्सर होते हैं कई दूसरे मॉलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए। जो सेल में और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी सिंथेसिस, विटामिन के लिए, है ना, कुछ आपके सेल जो सेल विटामिन बनाता है, उनके लिए ये इंटरमीडिएट्स एज अ प्रिकर्सर होते हैं। एक कंपाउंड से कोई और कंपाउंड बन रहा है, बड़ा कंपाउंड बन रहा है, दैट इज एनाबॉलिक पाथवे, और वो इंटरमीडिएट होता है इसी ग्लूकोज का या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, इसलिए इसको हम एनाबॉलिक पाथवे भी बोलते हैं। दूसरा इसका जो फीचर है, सेलुलर रेस्पिरेशन इज एक्सर्गोनिक प्रोसेस। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं। जब एनर्जी ट्रैप करा जाता है, दैट इज एंडरगोनिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एंडरगोनिक था। जब एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो या एनर्जी रिलीज हो, तो वो क्या कहा जाएगा? एक्सर्गोनिक। और इस पे एनर्जी रिलीज होता है तो ये एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। जब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन से सेल के अंदर, तो आपको क्या मिलता है? एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सर्गोनिक प्रोसेस। दो बातें फीचर में याद हो गई। ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका 10th में भी था। डू प्लांट ब्रीथ? अपना तो अपना सिस्टम पता है, अपना ब्रीदिंग सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पता है, पढ़ लिया है। क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं? तो आपका जवाब क्या आएगा? यस। और कैसे करते हैं वो यहां आपको समझाया गया है। दे हैव सम टाइनी pores that is termed as stomata, and that stomata helps to gaseous exchange। यहां देख रहे हो स्टोमेटा, यहां से ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं, और गैसेस एक्सचेंज को ही ब्रीदिंग बोला था।
गैसेस एक्सचेंज को ही क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। तो प्लांट्स के पास एनिमल की तरह कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन तो नहीं होता गैसेस एक्सचेंज के लिए, जैसे आपके पास नोज, नेजल पैसेज, ट्रैकिया, लंग्स, ऐसा कुछ ऑर्गन है, इनके पास ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता। लेकिन ये इनके पास स्टोमेटा होता है लीफ के ऊपर, यंग स्टेम के पास, और जो स्टेम इनके मेच्योर स्टेम है, दे हैव लेंटिसेल्स, दैट इज आल्सो अ पोर, एंड ये लेंटिसेल्स से ये गैसेस एक्सचेंज करता है, एंड दैट इज द ऑर्गन फॉर द गैसेस एक्सचेंज। एंड दूसरा रीजन ये है, there are several reasons why plants can get along without respiratory organ। कई ऐसे रीजन है जिससे वो उनको रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है। पहला एक रीजन ये समझ लो कि प्लांट बॉडी में जो लिविंग सेल्स हैं वो पेरीफेरी पर ही होते हैं, सेंट्रल पार्ट उनका डेड सेल से बना होता है, अंदर वाला हिस्सा डेड सेल से बना होता है। तो गैस जब बहुत अंदर तक ले ही नहीं जानी है और पेरीफेरल पार्ट डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो ऑर्गन की क्या जरूरत है? ये इनका एक मेन रीजन है, फर्स्ट। एक दूसरा ये भी रीजन है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस से खुद ऑक्सीजन बना लेता है, अभी आपने जस्ट पढ़ा है, तो उसको गैसेस एक्सचेंज की क्या जरूरत है? ऑक्सीजन बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बन ही रहा होता है क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन तो कर ही रहा है, तो उसको गैसेस एक्सचेंज एक दिन में तो उसको डिपेंडेंसी तो बाहर की है ही नहीं, वो फोटोसिंथेसिस का ऑक्सीजन रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से उसका काम चल जाता है। पहला, ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसेस एक्सचेंज, सारे ऑर्गन्स अपना खुद का ध्यान रख लेते हैं, इसलिए कोई किसी ऑर्गन सिस्टम की जरूरत नहीं हुई। जैसे आपका मान लो कि किडनी खुद से गैसेस का अरेंजमेंट कर लेता, तो आपके ब्लड को क्या जरूरत थी कि वो लंग से ऑक्सीजन वो किडनी तक ले जाता? नहीं जरूरत थी। तो यहाँ प्लांट्स के पास ऐसा है, वो अपने गैसेस एक्सचेंज, अपनी गैसेस की जरूरत जो है वो पूरा कर लेते हैं, इसलिए ऑर्गन की जरूरत नहीं है। देयर इज अ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, बहुत थोड़ा मोड़ा गैसेस ट्रांसपोर्ट होता है फॉर वन प्लांट पार्ट टू अनदर, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक थोड़ा बहुत होता है, बाकी नहीं के बराबर है।